हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता में बहुत ही सुंदर लाइन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं वो लगातार चुनाव के क्षेत्र में संघर्षशील रहे हैं, 2 बार भभुआ सभापति रहे एवं वर्तमान में जनसुराज से भावी प्रत्याशी के रूप में भभुआ विधानसभा 205 से उम्मीदवार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और द सूर्या टाइम्स के सारे टीम को तहे दिल से स्वागत करते और धन्यवाद देते हैं कि आने वाले चुनाव में आप लोग जनता के सवालों से रूबरू करते हुए जनप्रतिनिधियों को, जनता को उनके विषय में, उनकी सोच के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर अभी से कुछ वर्ष पहले का हम आपका एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आपने कहा था कि किसी भी नीति से राज करना ही राजनीति रह गया है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो सर आप भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए, आज का जो राजनीतिक धुरी बन चुका है, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ना होता है तो मैनिफेस्टो में बहुत सारे लोक लुभावन मैनिफेस्टो में योजनाओं का विस्तार से विवरण दिया होता है और उस योजना के बाद, उस विवरण के बाद जब चुनाव जीतते हैं तो यही समीकरण बनाते हैं कि अगला चुनाव हम किस जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किस मुद्दे के नाम पे जीत सकते हैं। बिहार के, हम बिहार की बात करेंगे, बिहार के विकास के बारे में, बिहार के गरीबों के बारे में, बिहार समृद्ध कैसे हो इसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। और रही मेरी राजनीति की, तो मैं, आप कहें कि मैं भी उसी राजनीति का हिस्सा हूँ। उसी नीति से आप भी राज कर रहे हैं क्योंकि आप सभापति रह चुके हैं, ठीक है, नगर का आप चुनाव लड़े हैं, अब आप विधानसभा लड़ने जा रहे हैं, तो मतलब आपका मकसद भी क्या राज करना ही है? देखिए, पहली चीज की, जब तक आप किसी भी पावर या पद में नहीं रहते हैं तो सरकार की योजनाओं को और विकास के कार्यक्रम को बहुत तेजी से आप लागू नहीं कर पाएंगे। मेरा लक्ष्य, मेरी महत्वाकांक्षा विधायक बनना हो सकती है कि मैं कैसे भभुआ को समृद्ध कर सकूं, बिहार भभुआ को विकास कैसे कर सकूं और बिहार के विकास में कैसे योगदान दे सकूं, ये मेरी महत्वाकांक्षा हो सकती है। लेकिन मेरा लक्ष्य विधायक बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि बिहार को किस पार्टी के साथ, किसके साथ जुड़ के बिहार के समृद्ध बनाने में मेरा भी सहयोग हो, कि हम भी गर्व से कह सकें कि अगर ये बिहार समृद्ध आज बना है तो उसमें मेरा भी 1% -1% योगदान है। इस सीना, वो कहने से मेरा सीना चौड़ा होगा, बिहार समृद्ध होगा तो मेरा भी सीना चौड़ा होगा। आपका लक्ष्य विधायक बनने का नहीं है, सेवा करने का, मान लीजिए आपका एक लक्ष्य है, चाहे लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का, वो लक्ष्य है हमारा। ठीक है। तो सर आप 2022 में चुनाव हारे, ठीक, 2023 से 2024 तक आप कहाँ थे? आप उस समय क्षेत्र में क्यों नहीं दिखे? 2023-24 में चुनाव आज का जानते ही हैं कि बहुत सारे, इस चुनाव में तो देखें कि पैसे का कैसे बोलबाला रहा जी। और मैं नहीं सोचा था कि पैसे से भी चुनाव जीता जा सकता है इस तरह। लेकिन जनता देख रही है कि जिसको भी हमने चुनाव चुना है वो पैसे के बूते जीता हुआ है और कैसे यहाँ पे विकास हो रहा है, सफाई की व्यवस्था, नगर पालिका क्या स्थिति है, जनता जान रही, रूबरू हो रही है। मैं 1 साल दूर था कि मैं भी तो देखूं कि जिसको चुना गया है वो कैसा कार्य कर रहा है, क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षा, लोगों की उम्मीद होती है कि जिसको हमने वोट के माध्यम से चुना है उसी से उम्मीद होती है। मैं तो वहां पे बैठा हुआ हूं कि अगला व्यक्ति को हम क्या सहायता करते हैं, थोड़ा बहुत सहायता कर देते हैं। 1 साल तो हमने ये देखा, लेकिन उसके आने वाले 2 साल मैं पूरी एक्टिविटी के साथ मैं बहुजन समाज पार्टी में था। रही विधायक बनने की बात, अगर हमको विधायक बनना होता तो मैं बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ता। नहीं, चुनाव हारने के बाद आप क्षेत्र में क्यों नहीं रहे? मैं क्षेत्र में रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल चला कि मैं दिल्ली गया हुआ था, वहां भी राजनीतिक से जुड़ा था, डिबेट में जाते थे न्यूज चैनल में, वहां भी अपना रेस्टोरेंट खोले हुए थे। लेकिन तो सर आप मतलब आप रेस्टोरेंट खोले हुए थे, तो आप चुनाव हारने के बाद फिर एक दूसरे प्रोफेशन में चले गए और फिर आप अपने बिजनेस को देखने लगे? नहीं, बिजनेस तो मेरा था ही। हम देखिए, पहली चीज, राजनीति करने के लिए सिर्फ एक आपका साइड से कोई बिजनेस होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए कि हम किसी का हम हेल्प करके सहायता कर सके। लेकिन राजनीति से कमाना मेरा ध्येय नहीं है। हम अगर कमाएंगे तो व्यापार करके कमाएंगे और राजनीति करेंगे तो जनता की सेवा के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि हम राजनीति करके उससे हम धन अर्जित करना चाहते हैं। हम कमाना चाहते हैं व्यापार से और सेवा करना चाहते हैं राजनीति की तरह। राजनीति से आपने अभी तक धन अर्जित नहीं किया है? हमने राजनीति से कोई धन अर्जित नहीं किया है, ठीक है, न कोई इसको सिद्ध कर पाया है और न कर पाएगा। ठीक है।
सर का कहना है कि राजनीति से अभी तक इन्होंने धन अर्जित नहीं किया है। सर, क्या चुनाव में रिदम जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है, निरंतरता जरूरी है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से चुनाव में सबसे जरूरी है कि जो भी व्यक्ति, जो हमारे वोटर है, जो जनता है, वो कैसे व्यक्ति का चुनाव कर रही है। हमने ये देखा है कि जो जनता 5 साल जिससे जो बिल्कुल कार्य नहीं किया, जिससे बहुत ग्रसित है समस्याओं से, उसको 5 साल गाली दे रही है, उस समस्याओं से जूझ रही है और फिर उसी को वोट दे रही है, उसी पार्टी को। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि अच्छे लोग राजनीति में कैसे आएंगे। चलिए हम मान लिए कि राजद का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और जदयू का व्यक्ति लड़ रहा है और दोनों पार्टियों से हम लोग दम त्रस्त हैं, भ्रष्ट हो चुका है ये बिहार सरकार। तो कम से कम जो एक सभ्य व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, जो ईमानदार है, अगर जनता उसको चुनती है तो यही संदेश जाएगा दोनों पार्टियों में कि जनता यहाँ की बुद्धिमान है। अगर हम गलत करते हैं तो जनता दोनों पार्टियों को त्यागते हुए एक जो निर्दलीय प्रत्याशी, जो ईमानदार, उसको भी चुनने की कुवत रखती है। तो हम तो जानते हैं कि जनता जनार्दन के हाथ में है कि वैसे व्यक्तियों को आज के डेट में कोई ईमानदार व्यक्ति आना चाहता है राजनीति में? आप बता दीजिए। कोई स्वच्छ छवि का है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या आना चाहता है? क्यों नहीं आना चाहता है? क्योंकि जब आता है तो यही जनता कहती है पागल है, तुम्हारे पास पैसा है तो चुनाव लड़ोगे, तुम्हारे पास कुवत है। जनता त्रस्त और ईमानदार व्यक्ति आ रहा तो जनता ही कह रही है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम राजनीति करोगे। मतलब जनता अपनी बदहाली का जिम्मेदार खुद है। जनता इस बदहाली की जिम्मेदार खुद है। जिस दिन जनता जागेगी, हम जागेंगे, बिहार का सिस्टम जग जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक विधायक प्रत्याशी हैं या फिर एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए? पैसा नहीं होना चाहिए। और जनता ईमानदार व्यक्ति को जिस दिन चुनेगी, स्वच्छ छवि को चुनेगी, वहां पैसे की कहीं महत्व नहीं रहेगा। ईमानदारी और उसकी निष्ठा से ही जनता जिस दिन चुनाव करेगी, वहां पैसे का कोई महत्व नहीं। आपके पार्टी के जो सदस्य थे हमारे प्रशांत किशोर जी, वो कहते हैं कि आपको राजनीति करने के लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, बस आपके अंदर एक बिहार बदलाव की जुनून होना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपका एक पिछला बयान मैंने देखा था जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आप नगर निगम का चुनाव आज कुछ जो अभी जो वर्तमान में हमारे चेयरमैन है वो पैसों के दम पे या फिर इसके वजह से आप चुनाव नहीं जीत पाए। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपके पास एक धन बल की पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी आप चुनाव को जीत सकते हैं। अगर धन बल से ही जीतना होता तो एक से एक धन पशु लोग हैं, एक से एक धन, जिनके पास धन की कमी नहीं, वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे हैं, 25, 30, 40% जो है वो पैसे से बहुत कुछ समीकरणों को बिगाड़ सकती है। अगर मुझे वोट आया है, अगर मैं फाइट किया हूं, तो पैसे का वोट नहीं है, वो लोगों को लगा कि नहीं, ये फला व्यक्ति कुछ विकास कर सकता है। जो हमारा 2 साल का कार्यकाल पहला रहा था, उसमें लोगों ने देखा कि जो काम कभी भभुआ में नहीं हुआ था, डोर टू डोर रात्रि में सफाई की व्यवस्था, डोर टू डोर कलेक्शन, सफाई का, और सुंदर पार्क कैसे बनेगा। राजेंद्र सरोवर में जहां लोग बोट चलने की बात करते थे, वहां पे हमने बोर्ड भी चलवाया था, एलईडी लाइट हर भभुआ में लगवाया, नहीं तो पहले बल्ब लगता था। और देखें स्क्रीन, टीवी स्क्रीन जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है, डिवाइडर का सौंदर्यीकरण, ये सब कार्य हमने किया था। तो लोगों को उम्मीद जगा था कि नहीं, ये अगर लड़का आता है तो ये जरूर काम करेगा। आपने जब इतना कार्य किया था, फिर भी आपको अब की बार जो चुनाव था, फिर भी आपने जनता आपको चयन नहीं किया, इसमें मुख्य कारण क्या रहा? चयन कहा किया, हमको 4800 वोट आया, जनता ने चयन किया। लेकिन हमने कहा ना कि 30 से 40% जो जनता है, जो इधर उधर धन बल से डाइवर्ट हो जाती है, और एक दिन पहले ही वो सब होता है, और उसके बाद वही जनता अफसोस भी करती है। तो मेरा ये कहना, अभी ये कहना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में जो भभुआ नगर निगम की जनता है, जो नगर परिषद की, वो अभी अफसोस कर रही है या फिर अपने प्रतिनिधि को चयन कर रही है? वो बिल्कुल अफसोस कर रही है कि भभुआ में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, भभुआ के सौंदर्यीकरण के नाम पे कुछ नहीं हुआ। आप कैमूर स्तंभ से सूरा नदी चले जाइए, वहां से आपको जाने में 1 घंटा लगेगा। सबसे ज्यादा तो हम देखते हैं कि भभुआ में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही जर्जर है। ट्रैफिक की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उस पर देखेंगे शाम के समय में हमारे ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां एकता चौक पे या फिर पटेल चौक की बात करें तो वहां पे लगी रहती हैं, फिर भी वो जो ठेले वाले हैं या फिर रिक्शे वाले हैं वो जाम लगाए रखते हैं। उस पर व्यवस्था दी गई। मैं मानता हूं कि अगर बिहार को सुधारना है, अगर एक चीज सुधर गया तो बिहार सुधर जाएगा। वो चीज है डर। किसी के अंदर डर नहीं रह गया है। आज कोई पदाधिकारी को ये डर नहीं है कि अगर हम अपनी ड्यूटी, अगर वहां पे बस लगा हुआ है तो उससे 50 रुपए ले लिए, बस 1 घंटा खड़ा के जाम में, उसको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको पैसा मिल गया। उसको डर नहीं कि अगर हम 50 रुपए ले रहे हैं, अगर यहाँ पे जाम है तो मेरे पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, मैं सस्पेंड हो जाएंगे। भभुआ में जैसे आप बता रहे हैं, तो ये जो जाम की समस्या है या फिर जो भी इसके पीछे प्रशासन की पूरी नाकामी है, प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों की नाकामी है।
अच्छा, जनप्रतिनिधि कोई चुनता है अपनी समस्या तो जनप्रतिनिधि से कहेगा कि फला व्यक्ति हमको जो वीडियो है सीओ हमसे घूस लिया, फला व्यक्ति वहां पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है और तब भी जाम लगा हुआ है, तो क्या इसका कारण है? सर आप डर नहीं है किसी में। आपके समय में ये सब व्यवस्था सुदृढ़ थी? हमारे समय में थी कि जब हम बने थे तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि जो आप सब्जी मंडी देख रहे हैं, हमेशा सब्जी मंडी का भी सौंदर्यीकरण करवाया, वहां पे पूरा एक लाइन से कि सारा सब्जी उसके अंदर लगे। फिर एक जमीन देखे थे हम लोग बाईपास में कि जो होलसेल मंडी है उसको कहीं डाइवर्ट किया जाए। फिर हमने अप्लाई किया था कि भभुआ का क्षेत्र बहुत छोटा है, हमें यहाँ बस स्टैंड के लिए कहीं दूर जगह देखना पड़ेगा, होलसेल सब्जी मंडी के लिए दूर जगह देखना होगा, तो परिसीमन बढ़ाने के लिए भी हमने आवेदन दिया था कि भभुआ का विस्तार हो, जहां हमें सरकारी जमीनें मिले कि जहां से जो बस स्टैंड है उसको वहां पे ट्रांसफर करें, सब्जी मंडी को ट्रांसफर करें और मार्केट का सौंदर्यीकरण हो और सुदृढ़ हो। सब्जी मंडी का तो जगह चयन हुआ ही है, उसमें सब्जी मंडी कहाँ लगती है? अभी तो सब मेन रोड पे ही, आपके समय में भी वही लगती थी, अभी भी वही लग रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो सब्जी मंडी है वो बहुत ही छोटा है। अच्छा, वहां पे सारा सब्जी मंडी आ नहीं पाएगा और मंडी की व्यवस्था वो बिल्कुल माने भभुआ को हर्ट कहते हैं, दिल है, धड़कन है, एकता चौक, और वहीं पे सारी मंडी लगती है। तो मेरा यही कहना था कि कहीं दूर जगह देख के, कहीं अभी एक हम वहां भी जगह देखे थे लिच्छवी भवन के बगल में, जहां भी बन गया ये सम्राट अशोक भवन बना है और वो बना हुआ है। हाँ। तो हमने डीएम साहब को आवेदन किया था कि हमको सरकारी जमीन दीजिए जहां से इस मंडी को ही हटा दें, न मंडी रहेगा न जाम लगेगा। मान लीजिए 50 लोग उस मंडी में लगा रहे हैं, लेकिन 50 ठेले वाले मेन रोड पे आ रहे हैं, तो जो मेन रोड पे है वहां से जो कस्टमर है उन्हीं से ले लेगा, वो बेचारे बैठे रहेंगे। ठीक है, ये चीज है। देखिए मुख्य तौर पे माना जाए तो जो एकता चौक हमारा जो मुख्य मार्ग है, वैसे एक तरह से देखा जाए तो आपने भी बताया जैसे कि आप और भी व्यवसाय करते हैं, जैसे आपका एकता चौक के पास आपका एक रेस्टोरेंट बोल सकते हैं जो मधुरांगिरी है। तो मान लीजिए जो अगर आपके पास जो कस्टमर आते हैं तो उनके लिए आप पार्किंग का व्यवस्था या फिर कुछ ऐसा कहाँ रखे? वो लोग भी तो वहीं रोड पे खड़ा करते हैं और रोड जाम हो जाता है जिसकी वजह से। तो बाकी दुकान वाले अगर जिस तरीके से जो जाम होता है तो उसमें वो दुकानदारों को मतलब दुकान वाले लोगों की भी तो भागीदारी है उसमें, जो जाम का मुख्य वजह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दुकान अगर खुला हुआ है, पार्किंग की जिम्मेदारी नगर पालिका की भी होती है। आप कहीं भी चले जाइएगा, बनास रहे गोदौलिया, तो वहां पे 6 फ्लोर का पार्किंग बनाया है, वो सरकार बनाया है। तो ये व्यवस्था नगर पालिका की है। पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने कहा था कि जो नगर पालिका का मेरा ग्राउंड है वहां पार्किंग बना दिया जाए, कम से कम लोग वहां पार्किंग लगाएंगे, उसका एक मिनिमम चार्ज हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस करने के लिए वहां गाड़ी लगा के लोग अपना सामान खरीदेंगे, फिर वहीं से चले जाएंगे। अगर हम नॉर्मल अगर खुद से भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पे नहीं लगाइए, यहाँ पे जाके कहीं साइड में पार्किंग कीजिए, तो अगर खुद की विचारधारा अगर ये हमारी हर दुकान वालों की, तो जाम की समस्या एक तरह से वो भी खत्म हो सकती है। बिल्कुल खत्म। हम कहें ना कि सिर्फ एक डर होना चाहिए। अगर यहाँ का प्रशासन, जैसे कि एक बार अरविंद सिंह थे, तो जो भी लोग एकता चौक पे गाड़ी लगाता था तुरंत उसका फाइन कट जाता था, तो लोग एकता चौक पे गाड़ी लगाना छोड़ दिए हैं। ई रिक्शा कहीं भी खड़ा कर देता है, देखते हैं कहीं भी सवारी चढ़ाएगा उतारेगा, क्योंकि उसको डर नहीं है, पदाधिकारियों में डर नहीं है। सिर्फ डर होना चाहिए, फाइन कटने लगेगा। अच्छा एक बताइएगा, एक बिल्कुल गांव का देहात का आदमी जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, वो दिल्ली जब मेट्रो जाता है उसको कोई समझा के नहीं भेजता कि वहां पे तुम्हें बाथरूम करना है, वहां पे थूकना है, वो जाता है ऑटोमेटिक। उसको डर रहता है कि 200 रुपए फाइन लगेगा। हाँ। तो सोचता है कि शौचालय कहाँ है, वहां पे जाता है, टॉयलेट कहाँ है, थूकना कहाँ है। उतना कड़ाई यहाँ पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यही तो कह रहे हैं कि ये सरकार, हम लोग लगे हैं विधायक बनने के लिए नहीं, हम लोग लगे हैं सरकार को बदलने के लिए। और जिस तरह प्रशांत किशोर जी का सोच है, उस सोच के साथ हम लोग उनके साथ हैं, और उसी सोच के साथ हम लोग विधायक बनने नहीं आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदल जाए। अगर मान लीजिए मैं विधायक बन भी गया और सरकार यही है, तो क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए राज्य में सरकार यही रहती है, आप विधायक बन जाते हैं, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे? करेंगे, लड़ाई तो लड़ेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं हम। अच्छा, अगर सरकार यही रहती है और हम विधायक बनते हैं, हाँ। तो ये चीज तो गारंटी लेते हैं कि पदाधिकारियों में ये डर होगा, हाँ। कि अगर कोई भी यहाँ पे किसी भी से 1 रुपए घूस लिया तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपकी सुनेंगे ही नहीं, जैसे पदाधिकारी आपकी सुनेंगे। अब विधानसभा में बैठिएगा, हाँ। विधानसभा में तो बात सुनी जाएगी ना, हाँ। और आपके साथ लगभग 3 लाख वोटरों की ताकत है, हाँ। और आप जब लड़ाई लड़िएगा, अगर पदाधिकारी गलत कर रहा है तो पदाधिकारी को हमसे डरना होगा, हम पदाधिकारी से नहीं डरेंगे। हम तब डरेंगे जब हम पदाधिकारी से भी घूस लेंगे। अगर वो लेता है 20,000 रुपए आवास के नाम पे और 10,000 रुपए मेरा कमीशन होगा, तो वो हमसे नहीं डरेगा। लेकिन अगर 20,000 वो घूस ले रहा है, उसमें से मेरा कोई, हम 1 रुपए ले नहीं रहे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं कि 20,000 रुपए तुमने क्यों लिया, उस पदाधिकारी को डरेगा। मैं नहीं डरने वाला हूँ। अभी तक आपने कोई कमीशन का कार्य नहीं किया? देखिए, नगर पालिका में जब था तो कमीशन का खेल चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जब मैं भी था तब भी कमीशन चलता था। आपका भी कमीशन था? मेरा भी कमीशन था। कितना % होता था? हम वही बता देते हैं। हाँ। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ से ये रोड बनाना है, हाँ। इस रोड का
टेंडर मान लीजिए 50 लाख रुपए है, ठीक। तो हम सरकार को योजना लेके दिए कि 50 लाख का ये रोड है और इसको बनवाना है, तो फाइल 1 साल दबा रहता था। अच्छा। और जब वहां पे हम 2 से 3% देते थे, वहाँ सरकार को देते थे, सरकार में बैठे लोग हैं, आप उनको देते थे। अच्छा। कि मेरा ये 50 लाख का ये रोड टेंडर है, इसको आप पास कर दीजिए। तो जब वहां 2 से 3% देते थे तो वो योजना तुरंत पास होता था और उस योजना की राशि भी यहाँ पे आ जाती थी। ये सरकार का है, हाँ। ये मेरी इच्छा नहीं थी। 100% में 3% आप वहां दे दिए। और ठीक है, वो दे दिए। हाँ। अब सोचिए, सरकारी जो जेई होता है, हाँ। इस रोड का एस्टीमेट बनाया 50 लाख रुपए, ठीक, कि यहाँ पे इतना सीमेंट, इतना गिट्टी, इतनी मिट्टी भराई होनी चाहिए, जेसीबी चलना चाहिए, रोलर चलना चाहिए। उसने बनाया कि अगर 50 लाख रुपए लगाइएगा तो ये रोड एकदम मजबूत बनेगा, 50 साल तक चलेगा। अब सरकार क्या किया कि अनलिमिटेड बिलो, अगर 50 लाख आपका जेई बनाया, हम नहीं बनाया, सरकारी जेई बनाया है, और अब कह दिया कि इसको आप कितना कम में बना सकते हैं। अच्छा। तो कोई 30% कम में बनाया, 30% कम में बिलो डाला कि इसको हम 70 रुपए में बना देंगे। ठीक। तो ये तो सरकार करा कि तुम खराब रोड बनाओ और चोरी करो। 30%, जब हम थे तो उस समय था कमीशन 20% नगर पालिका का। अच्छा, ठीक है। हाँ। सारे पदाधिकारी का, सारे लोग का उस समय कमीशन बैठता 20% में ईओ सब पूरा ऑफिस सब कार्यालय उस समय था। आज तो 40% है, अब 40% है। उस समय 20% था, लेकिन 20% में आपका कितना होता था? 2% चेयरमैन 2% था। लेकिन जो 2% था, किसी भी संवेदक से पूछ लीजिए कि जो ने किसी भी ठेकेदार से पैसा लिया हो, भाई चेयरमैन का तो फिक्स है कि 2% उनको देना है, आज के डेट में 10% है। हाँ। उस समय 2% था, लेकिन किसी भी ठेकेदार से मैंने ये नहीं कहा कि इस योजना करने से पहले 2% मेरा कमीशन दोगे, कब काम लगेगा। मैं उससे यही कहता था कि काम बढ़िया होना चाहिए। मतलब 2% के अलावा आपकी कोई मांग नहीं रहती थी? हमारी मांग रहती थी। हाँ। कि काम बढ़िया होना चाहिए। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में जितने गली नली बने वो अभी तक से बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत अच्छे से खराब है? कह ही रहे हैं, जो टेंडर जो सरकार कह रहा है कि इसको 50 लाख लगेगा तब ये बनेगा, उसको 30% बिलो डाला, ठीक है, 20% कमीशन, 5% जीएसटी, टीडीएस, 55%, 10% भाई जो ठेकेदार होगी तो कमाएगा। 65%, 100 रुपए का काम 65 रुपए चला गया, 35 रुपए में काम करना है, कैसा गली बनेगा बता दीजिए। ये चीज आप जब प्रस्ताव रख रहे हैं, ठीक है, 35 रुपए में गली बनाना है, तो वो आप, ठीक है, आपको तो पता था ये चीज 35 रुपए में बन रहा है, आप नहीं बन पाएगा तो आप कह देते ठीक है नहीं बनेगा, या फिर इसके लिए कुछ आप आवाज उठाते या फिर इसका कुछ तैयार करते। इसलिए तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये अफसोस है कि अगर वो गली नहीं बन रहा है तो वहां से एक माने कि वहां पे 100 घर है, वो बेचारा जा नहीं पा रहा, कम से कम वो रोड तो बन जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, जब पहली बार आए थे तो हमने ह्यूम पाइप का, सीवरेज का प्लान दिया था। आज भी चले जाइएगा, अर्जुन जी जेई है, 50 करोड़ का हमने योजना बनाया था, जो एकता चौक से पानी लगता है, पूरा योजना किया था कि सारे को ह्यूम पाइप से जोड़ दिया जाए। लेकिन वो योजना कह दिया गया सरकार से कि योजना हम पास नहीं करेंगे, आप पार्ट वाइज धीरे धीरे बनवाइए, और नाली ढक्कन वाला जो बनवाना है। भ्रष्टाचार सरकार करवाता है, हम लोग उसके लिए आवाज उठाते, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए हमको मजबूरी में कि कम से कम हम लड़ते रहेंगे तो बेचारा आम जनता 5 साल उस रोड से जा नहीं पाएगा, कम से कम कुछ भी बन जाए, उसको काम हो जाए। एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा मोहल्ला या फिर एक ऐसा गली का नाम बताइए जिसमें कि आपने ये आप जब योजना पास हुआ था तो इसमें मतलब कि आपके मुताबिक वो राशि उसके लिए उतना पर्याप्त नहीं था जिसको लेके आपने आवाज उठाया। आप चले जाइए हवाई अड्डा से चले जाइए, वहां पे आप चले जाइए। आज तो टेंडर मेरे समय हुआ था चकबंदी रोड का, वो 2 साल रुका था। मेरे कार्यकाल खत्म होने के बाद आप उस संवेदक को बुलाइएगा, वो कार्य 2 साल रुका था। इसलिए रुका था कि यहाँ के चेयरमैन और नगर पालिका बोला था कि कमीशन कितना दोगे तब काम लगने देंगे। उसका टेंडर भी हो गया था, राशि भी आया था, और आज आके देख लीजिए चकबंदी रोड का क्या हालत है। 1 साल में रोड खराब हो गया। आप जायका गली चले जाइए, देखिए हमारा सिस्टम है, हमको ना खाने की कमी है ना दिक्कत है, लेकिन सरकार का सिस्टम इतना गंदा है। सरकार हम कहते हैं कि डर, जिस दिन डर हो जाएगा, संवेदक अगर खराब रोड बनाया है 50 साल में, उसकी लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उसको 5 साल की जेल हो जाएगी। कोई भी कार्य हम कहते हैं कि खराब नहीं होगा। सरकार का सिस्टम अगर खराब है तो आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे कि आप कह देंगे कि नहीं ठीक है बना लो, यही सही, हम 70% में कर लेंगे। आप देख लीजिए, आवाज उठाएं, लेटर भी गया होगा, उसका लेटर भी दिया गया कि ये रोड बना 1 साल में खराब हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं। और जनता त्रस्त है, हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, ऐसा नहीं हम चुरा रहे हैं कि हम कमीशन में 2% नहीं करना पाए। मैं तो खुलेआम बोल रहा है, अगर मेरे में खोट होता तो जरूर ऐसा छुपाते हैं कि हम कमीशन नहीं लिए, ये नहीं लिए। मैं 2% कमीशन था, लेकिन मैंने लिया नहीं किसी संवेदक से। अगर कोई भी संवेदक कर देगा तो हम जोते छुड़ा जाएंगे। आरोप काफी है, अभी आगे इस पे चर्चा होगी। अभी तक आपने नगर परिषद का चुनाव लड़ा है, नगर का चुनाव लड़ा है, अब आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नगर का रेडियस कम है, यहाँ पे वोटर कम है, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा फिर विधानसभा लड़ना, क्योंकि यहाँ पे कम जातियों को देखना है। फिर आप विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ
अलग अलग जाति आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारा जगह विकास करने को होगा। आप अभी तक छोटे जगह का विकास किए हैं या फिर उसके लिए लड़े हैं, अब कितना मुश्किल होगा आपको विधानसभा लड़ना? कि चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हम चाहते हैं आपकी सोच कैसी है। आप जातीयता के नाम पे चुनाव लड़ते हैं कि धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं कि धन कमाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? मेरा पहला जो 2 साल का था, अगर कोई भी भभुआ में कह दे 2017 से 2019 में अगर कोई भी कह दे कि जॉनी ने जाति के नाम पे काम किया हो, धर्म के नाम पे काम किया हो, आप चले जाइए, जितने लोग की नौकरी मेरे कार्यकाल में लगी होगी, मैं वैश्य समाज से आता हूँ, अगर कितने वैश्य का उसमें नौकरी लगा है आप देख लीजिएगा। हमने गरीब लोगों का नौकरी लगाया, वो पटेल समाज से चले जाइएगा। मेवा गुरु जी एक ड्राइवर आया था, वो मरने जा रहा था, इतनी तंगी थी, पटेल समाज का था, उसकी भी नौकरी लगाई। पूछिएगा आपको कै रुपए कमीशन घूस दिया है, आज जाइएगा तो बिना घूस कमीशन का लोग नौकरी नहीं लेता है। एक जेसीबी मेरा ड्राइवर है, उसमें एक लोग हमारे मित्र कहे थे, मनोज यादव जी बोले थे, वो कहते कि बेचारा बहुत गरीब, सच में बहुत गरीब था, उसका हमने नौकरी लगवाया। ब्राह्मण समाज में एक थे हमारा रोशन भाई था, वो बहुत ही त्रस्त था अपने परिवार से, गरीबी से, उसका हमने नौकरी लगाया। गौर समाज था, हमने तो जाति के नाम पे काम किया ही नहीं। जो हमको 2 साल में जानता होगा वो जानता है कि जॉनी कभी जाति और धर्म के नाम पे काम नहीं किया, कब्रिस्तान का मैटर था। क्या नौकरी दे कहीं बस नहीं, सोच, ये सोच दिखाता है ना, ये आपकी सोच से काम है। आपकी जाति की सोच नहीं है। आप विधानसभा मतलब उसका विकास आप कैसे करेंगे? तो फिर बहुत बड़ा रेडियस हो जाएगा, बहुत ज्यादा गांव हो देखिए, जाएंगे। विधानसभा हमने कह दिया कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी या मैं विधायक बनूंगा तो लोगों में जो डर नहीं है वो डर तो ला ही दूंगा। इतना तो पावर रहेगा कि अपनी बातों को हम विधानसभा में और सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। ये लगेगा कि जॉनी आर्या ने यहाँ के गरीबों के लिए पदाधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाया जो घूस और कमीशन लेता है। तो आप जो डर बनाने की बात करें, वो डर कैसे बनाएंगे? गाड़ियों काफिला से बनाएंगे या फिर एक अलग तरीके? मेरा सीधे कहना है कि कोई भी गरीब आदमी गया, मान लीजिए बीडीओ सीओ के यहाँ राशन कार्ड बनवाने, वो फॉर्म अप्लाई करता है, फॉर्म पे वहां का पदाधिकारी लिखेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कम है, वहां पे लिखा रहेगा कि आपको राशन कार्ड बनाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर गया वहां पे, और वहां पे पदाधिकारी नहीं है या वो साइन नहीं कर रहे हैं, करेंगे 2000 रुपए कमीशन दीजिए, कुछ नहीं करना है। वहां बॉक्स होगा, उस डेट में आप बॉक्स में डाल दीजिए फॉर्म, और उसका एक लिमिट पीरियड होगा कि 10 दिन के अंदर या तो आपको जवाब दे देंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स कम था, ये लाके दे दीजिए, आपका बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और जैसे कि कोई पॉकेट मारी चोरी करता है ना, आपका 10 रुपए कोई चोरी कर लिया, 500 रुपए चोरी कर लिया, उसको मारते हैं, उसको थाने पहुंचाते हैं ना, वैसा ही यहाँ आम की जनता को ताकत होगा कि कोई पदाधिकारी अगर उसको परेशान कर रहा है, उस गरीब व्यक्ति को, और घूस कमीशन मांग रहा है, तो वैसे ही उसका इलाज किया जाएगा जैसे उस पॉकेटमार और चोर का होता है। ठीक है, अभी जैसे कि आप ये विधायक बनने की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या अभी तक से कोई ऐसा समस्या है जिसका समाधान किया आपने इस तरीके से? कोई एक ऐसा समस्या हो जिसका समाधान आपने इस तरीके से किया? कोई सुनवाई नहीं। हमने यहाँ से लेके बीडीओ सीओ का जितना भी शिकायत था सब किया। कह रहे हैं कि ये सरकार को बदलना है, ये सरकार में किसी भी जनप्रतिनिधि का सुनवाई नहीं। आप बार बार कह रहे हैं कि आपकी बातें सरकार नहीं सुनती थी, सरकार हमारी नहीं, किसी के नहीं सुनने को तैयार, किसी की नहीं। आप कहते किसी तरह काम करवाइए। फिर मान लीजिए अगर हमारी सरकार रहेगी तो फिर जैसे अब तक नहीं सुनी गई, तो ये तो पावर होगा। क्या भरोसा दे रहे हैं? तो ये तो पावर होगा ना। तो आपके पास उस टाइम भी था एक नगर अध्यक्ष के तौर पे। नगर अध्यक्ष का नगर का काम बोल दीजिए, जितने भी नगर पालिका की जनता हो, उनका कोई भी काम नगर पालिका में पैसा से हुआ हो, कोई भी ख्याल दीजिए, उनका आवास का भी योजना हुआ हो, बिना पैसे का काम हुआ हो। आप तो कह रहे हैं ना कि 2 से 3% फिर हमको सरकार के पास देना पड़ता था। तो सरकार को देते थे ना, आम नागरिक से नहीं देते थे। सरकार में नहीं सुनी जाती थी, तभी तो आपको पैसा देना पड़ता था वहां पे। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई रोड हम किसके लिए बनाए? आप आम जनता के लिए बनाया ना। आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने आपका जब ये नगर निगम का जब चुनाव था तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा था बहुत सारे गबन का आरोप भी आप पे लगा था, फिर वो क्यों लगा था आप पे? तो गबन, अच्छा बताइए किस पे गबन का आरोप नहीं लग रहा है? सिद्ध होना चाहिए ना। हम कहते हैं कि आप पॉकेटमारी की है, उनका कहने को तो हम कह सकते हैं, लेकिन सिद्ध होना चाहिए ना। किसने? आप तो नीतीश कुमार के यहाँ के लोग गए हुए थे कि उस पर पूरा जांच हुआ, तो जॉनी आर्या पे क्या कार्रवाई हुआ बता दीजिए। तो जॉनी आर्या पे कुछ गलती किया ही नहीं तो कार्रवाई कैसे? आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम देखेंगे तो चुप्पी भी मानी जाती है। अच्छा, हमने जवाब भी दिया था। आपने जवाब दिया था। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे सारी मीडिया नगर पालिका में आए थे और एक ही बार जवाब दिया था, क्योंकि हमको काम करना है। हम आप तुम ताम में लगे रहेंगे, उनका जवाब देते रहेंगे तो जनता काम कम करेगी। बहुत बड़े पेज पे पूरा आपके काले चिट्ठों का जैसे होता है, इतना बड़ा एक विवरण दिया गया था जिसपे तो कौन दिया था कि जॉनी आर्या कहाँ लिया था? कहाँ अधिकारी पेपर? कोई कह दे कि जॉनी आर्या गबन किया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ? ठीक है, वो पेपर है हमारे पास। कौन से कार्यों में आपका गबन हुआ है? अब कौन किया कि जॉनी आर्या वहाँ पे गबन किया? कोई दिखा दे हमको, अब सिद्ध करते। अगर गबन किया तो यहाँ पे कहाँ है? जॉनी आर्या तो जेल में होना चाहिए। सही में सिद्ध नहीं है, तो जॉनी आर्या जेल में कहाँ है? अगर आपने गबन नहीं किया था, वो प्रशासनिक मामला है, वो आपके मान से जांच हुई होगी या नहीं हुई होगी,
नहीं, जांच हुआ होता तो आपके पास उसका भी पेपर होता, हमारे पे FIR हुआ होता, ठीक है, हम जेल में होते, हमको सजा हुआ होता। आरोप लगाया गया, आरोप तो सब पे लगता है, लेकिन सिद्ध कर दीजिए। आपका अंतरात्मा क्या कहता है? हमारा सीधे कहता है कि हमने कभी भी भभुआ नगर के लिए कोई गलत कार्य नहीं किया है, जब भी किया है भभुआ के विकास के लिए किया है। ये बात तो सच्चे दिल से बोल रहा है। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ। और भभुआ में अपने पहली बार जब बना था, जितना हमको अनुभव था उससे ज्यादा उस अनुभव के साथ भभुआ के विकास के लिए काम किया है। अगर कोई भी ठेकेदार समय तक बोल देगा कि जॉनी आर्या कमीशन के चलते काम होने नहीं दिया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अभी जैसे जॉनी आर्या जाति धर्म के नाम पे काम किया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, ठीक है, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? जो इतना बड़ा एलिगेशन हम 5-6 इंटरव्यू में दिए हैं। एक आप पूछिएगा, दिलीप जी से पूछिएगा, हमने जब चेयरमैन थे तो पहला शख्स है जो कह रहा था कि यहाँ पे नगरपालिका में कमीशन लिया जाता है, मैं अपने पद पे रहते हुए बोला। अब मैं उसका भुगतान हूँ, मुझे उसका अफसोस है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार का मैं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी काम करना। और जब तक आप उस दलदल में घुसिएगा नहीं तो जानिए कैसे। और सबसे बड़ी चीज है कि आप उस चीज में रहते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कैमरे के सामने। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आगामी आपका फिर से जो नगर निगम का चुनाव होगा उसमें प्रत्याशी के तौर पे आपको नहीं दिखा जाएगा फिर? अभी तो विधानसभा हम लड़ रहे हैं, अभी तो विधानसभा लड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बता रहे थे अभी कि आप उस पद पे थे, ऐसे थे, अभी जैसे आपने कहा कि नहीं वैसे भ्रष्ट सरकार के साथ या फिर भ्रष्ट चीजों के साथ उस पद पे थे, तो फिर से अगर आप नगर निगम का जब चुनाव होगा तो एज ए प्रत्याशी का आपको फिर देखा जाएगा फिर? अब जनता अगर कहेगी तो देखा जाएगा। हम जनता की उम्मीदों पे रहेंगे, जनता की आवाज होगी। अगर लगेगा कि हमने विधायक बने हैं, अगर काम कर रहे हैं तो हम तो कह देगा गलत काम कर रहे हैं तो जनता हमको वोट मत दे। अगर जनता को लगता है कि जॉनी आर्या गलत है तो हमको वोट मत दीजिए आप, हम खुद कह रहे हैं। लेकिन सही व्यक्ति को वोट दीजिए, जाति धर्म के नाम पे पार्टी के नाम पे वोट मत दीजिए, सही व्यक्ति को वोट दीजिए, वो जॉनी आर्या हो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। ठीक है, अभी आप जनसुराज से जुड़े हैं। जनसुराज अभी मुख्य 3 मुद्दे लेकर आई है मैदान में। बेरोजगारी उसके मुद्दे हैं, 2000 रुपया वो वृद्धों को देने का कार्य करेगी और उसके मुद्दे हैं। आपके पास पार्टी के मुद्दे से हटकर ऐसा कोई मुद्दा है जो नहीं आप भभुआ विधानसभा के लिए करेंगे वो कार्य? देखिए, सबसे पहले हमारा इस क्षेत्र का एक पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल 2 है। ठीक है, हम मां मुंडेश्वरी को पर्यटन स्थल नहीं मानते हैं, वो धार्मिक स्थल। लोग उसको पर्यटन के तौर पे देखते हैं। हम चाहते हैं कि जब कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, वो धार्मिक स्थल है, उसका पर्यटन के तौर लोग घूमने न जाए मां मुंडेश्वरी का, वहां जाए, उनके विचारों को सीखने जाए, सही गलत की पहचान करने जाए। मन में खोट है और हम दर्शन कर रहे हैं, घूमने आए पर्यटन, तो वो धाम घूमने के लिए नहीं है, वो धर्म को सीखने के लिए। इसके लिए आपको धन्यवाद है, क्योंकि अभी हम उनको पहला प्रत्याशी देख रहे हैं जिन्होंने मां मुंडेश्वरी का मुद्दा उठाया अपने विधानसभा से उठ के सोचा, अपने विधानसभा, जबकि आपके विधानसभा का क्षेत्र नहीं है वो, आप अपने विधानसभा का प्रत्याशी हैं। मां मुंडेश्वरी का एक मुद्दा हो गया। और जब पर्यटन स्थल घोषित होगा, वो धार्मिक स्थल एक पर्यटन स्थल, तो यहाँ पे रोजगार का बहुत बड़ा सृजन होगा। ठीक, अगर आप वैष्णो देवी चले जाइएगा तो उसका प्रचार प्रसार गुलशन कुमार ने गाना गाया था, और आज विदेश से भी लोग जाते हैं। मुस्लिम लोगों का क्या होगा? मुस्लिम लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारा अभी मकबरा है। तो जैसा कि आप गुलशन कुमार या फिर गाने की बात कर रहे हैं, तो आपके पार्टी में अभी हमारे भोजपुरी जगत के एक क्या बोलते हैं सिंगर है रितेश पांडे जी, तो मां मुंडेश्वरी को लेकर कुछ उनके साथ उनको प्रमोट करने के लिए, जैसे आप बता रहे गुलशन कुमार ने वैष्णो माता का प्रमोशन के लिए उन्होंने वीडियो किया था, जब भी किया था, तो आपके पार्टी के ही है रितेश पांडे जी जो अभी भोजपुरी जगत के वो कलाकार हैं, तो क्या उस तरीके का उनका कुछ रहेगा मां मुंडेश्वरी को लेकर? बिल्कुल रहेगा। रितेश पांडे जी ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए हम लोग जन स्वराज को ज्वाइन किए हैं, और जो अपने से बन पड़ेगा हम लड़ेंगे, चाहे वो लड़ेंगे, कोई भी लड़ेगा। नहीं, मैं सीधे नहीं, वो नहीं, जैसे को कहीं से लड़े, हम कहीं से लड़े, चाहे हम ना लड़े, वो ना लड़े, लेकिन हमारा सोच रहेगा ऐसा नहीं कि टिकट किसी को नहीं मिला वो दूसरे पार्टी चला गया। सीधा सोच है कि हम इस सरकार के साथ रहेंगे और 5 साल इस सरकार को भी देखेंगे। तो यानी कि बहुजन छोड़ के आए आप जन स्वराज में, तो आप जन स्वराज छोड़ के फिर किसी अन्य दल में नहीं जाए? असंभव है। अगर हम बहुजन छोड़ के आते हैं, हमको विधायक बनने का शौक होता तो बहुजन में हम रहते और विधायक बनते। 2020 में मेरा टिकट फाइनल था, जिस समय जन स्वराज पार्टी, आपका 2020 में मेरा टिकट फाइनल था। यहाँ पे टिकट अलायंस हो गया। अच्छा, यहाँ पे टिकट रालोसपा लड़ा, अलायंस हो गया। फिर मेरा अगर 2025 में अगर रहते हैं तो विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पे पहला दावेदार हम, प्रबल दावेदार। तो लेकिन मुझे उससे नहीं मतलब था, क्योंकि जानते थे कि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है राजनीति। यहाँ पैसा दे के टिकट लीजिए, फिर पैसा दे के चुनाव लड़िए, 3 करोड़ खर्चा करिएगा तो जरूर आपका दिमाग खराब होगा, कमाने का सोचिएगा। तो ये आप तो बस एक बहुजन समाज पार्टी के लिए कह रहे हैं या फिर हर एक पार्टी के लिए? हर एक पार्टी के लिए हम कह रहे हैं कि भ्रष्ट हो चुका है। और आप कहें कि 1 साल क्यों गायब थे, इसीलिए हम गायब थे। अच्छा, जो हम 1 साल गायब थे, इतनी गंदी राजनीति है कि इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, तो एक उम्मीद जगह जन स्वराज से। आप पूछ लीजिएगा, जन स्वराज के लोग 3-4 लोग, कोई भी व्यवस्था अगर भ्रष्ट है तो उसको सही करने का प्रयास नहीं करेंगे कि आप छोड़ के मैदान भाग जाएंगे? इस समय जो स्थिति है, ठीक है, बहुत लोग, अच्छा मान लीजिए हम इसे एकता चौक पे कहें अकेले, एक आम नागरिक कहे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे
हम रोजगार ला देंगे, यही आम जनता कहेगा कि पागल है। अगर अभी वर्तमान में देखा जाए विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पे, तो हमारे जिला में देखा जाए, फिर कहीं या फिर पूरे बिहार में देख लीजिए, मैं 243 सीट पे, तो जितने प्रत्याशी हैं वो बड़ी बड़ी डिफेंडर, बड़ी बड़ी गाड़ियां काफिला लेके एक अलग तरीके से राजनीति को अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसी राजनीति का तो हम सोच भी नहीं रखते हैं, हिस्सा भी नहीं बनना चाहते हैं। हम जैसे अभी हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। कोई पद विधायक बनने के बाद भी 4 गाड़ी काफी, हम चेयरमैन बने थे तो पूछ लीजिए हम तब कैसे रहते थे। वैसे ही जिस गाड़ी से उसी गाड़ी से चलते थे, पैदल ही चलते थे। और एक आम बच्चा भी हमसे मिल के बोलता था, बतियाता था, फेसबुक पे मैसेज करता था, समस्या बताता था, उसका फेसबुक के माध्यम से हम रिप्लाई करते थे, समस्या का निदान करते थे, एकदम आम। बिल्कुल। यानी कि आप अरविंद केजरीवाल से प्रभावित हुए हैं? हम केजरीवाल नहीं, देखिए कि कोई किसी से प्रभावित होकर सोच में रहता है। मेरा जो सोच है, जो नेचर है, वैसे ही है। और जब 17 में थे तो उस समय केजरीवाल में राजनीति में इतना महत्व हम नहीं रखते थे, अपने हिसाब से चलते थे, और उसी सोच से हम अभी भी चल रहे हैं। मां मुंडेश्वरी का आपने जिक्र किया, वहां पे आप देखेंगे तो बहुत संसाधन की कमी है। अभी तक आप अगर इधर से अगर आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बढ़ते हैं या फिर मिथिला साइड बढ़ते हैं, तो मां मुंडेश्वरी का भी जिक्र भी नहीं है वहां पे। मिथिलांचल तरफ हमारे कहने मतलब अगर आप ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया को अभी तक आप नहीं जानते हैं, तो इसमें आप सबसे बड़ा दोष किसको मान रहे हैं? सरकार को ही मानते हैं। और पहली चीज हम जानते हैं कि अगर हमको पर्यटन को और धार्मिक स्थल को बढ़ाना है और यहाँ पे रोजगार का सृजन करना है, तो मान लीजिए कि हम मां मुंडेश्वरी का धार्मिक स्थल का बहुत प्रचार प्रसार किए, लोग आने लगे, लेकिन सिर्फ आएंगे उसी दिन, होटल में स्टे नहीं करेंगे, दूसरे दिन रिटर्न चले जाएंगे। हमको उस धार्मिक स्थल के साथ साथ करकटगढ़ है, डैम है, हरसू है, बहुत सारे ऐसे हमारे पर्यटन के जो स्थल है उनका भी हमको विस्तार करके प्रचार प्रसार करना होगा। तब जब लोग मुंडेश्वरी दर्शन करने आएंगे तो वहां पे उस होटल में ठहरेंगे, क्योंकि एक ही दिन में आप 5 चीज नहीं घूम सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ही व्यवसाय भी बढ़ेगा। और जब मां मुंडेश्वरी दर्शन करने आएंगे तो लोग कहेंगे नहीं वहां जाइए, वहां पे बहुत अच्छा गार्डन है, वहां जाइए बहुत अच्छा डैम है, तो यहाँ पे 2 से 3 दिन स्टे करेंगे। ठीक, तो हमारी सोच है कि रोजगार बढ़ाना है तो यहाँ पे स्टे में से कोई भी आया तो 2 से 3 दिन घूमने का एक संसाधन हम दे दें, तब लोग यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो मां मुंडेश्वरी धाम में अभी तक तो कोई सुदृढ़ व्यवस्था वहां देखने को अभी तक देखने को नहीं मिलेगी। बशर्ते वहां एक अभी पार्क का निर्माण हो गया जो और संकीर्ण कर दिया वहां की जगह को, कि नहीं गाड़ियों का लंबा जाम लगता है वहां पे। तो क्या उस टाइम आपको आवाज नहीं उठाना चाहिए था कि नहीं वहां पार्क नहीं बने, मंदिर का जीर्णोद्धार हो? बहुत लोग तो कहते हैं कि मान लीजिए वन विभाग इसमें नहीं काम करने देता है, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो वहां पे नहीं काम करने देता है। तो आप उस टाइम क्यों नहीं वहां पे? जनता चुनता है अपने प्रतिनिधि को, सांसद, विधायक, वहां के मुखिया, जिला परिषद, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो पावर में रहते हैं, वहां से काम को रुकवा सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं। आप देखे होंगे इस पद के अलावा बहुत लोग आवाज उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज दब जाती है, समय बर्बाद होता है। हमारी सोच है, जो हम हमेशा मीडिया के माध्यम से हमने लेकिन इस चीज को बोला है कि उस धार्मिक स्थल का बहुत बड़ा से हम यहाँ पे रोजगार पैदा कर सकते हैं, यहाँ के पर्यटन से बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है। इस चीज का आवाज हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से हमने उठाया है। लेकिन ये सरकार, जैसे अभी बोले ना, पार्क बहुत ही गलत जगह बना हुआ है। अच्छा, वो बिल्कुल कहीं और बनना चाहिए था कि जब लोग आए वहां दर्शन करने आए तो लोगों के दिमाग में वहां जाइए, वहां बहुत अच्छा पार्क है, बिहार का नंबर 1 पार्क है, तो वो पार्क हमारा पर्यटन स्थल होता है, लोग वहां घूमने जाते हैं। फिर होता है कि नहीं करकटगढ़ जाना है, वहां बहुत बड़ा डैम है, तो जब उतना दूर से कोई मुंबई से आएगा तो जरूर यहाँ 2-3 दिन स्टे करके ये सारे चीजों को घूमेगा। और हम मानते हैं कि ये कैमूर जो है इस शिमला, जम्मू, कश्मीर से कम नहीं है। अगर इसको डेवलप कर दिया जाए, इससे बहुत बड़ा आय का साधन बिहार सरकार को आमदनी होगा, लेकिन बिहार सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। टूरिज्म के तौर पे आप भगवान को डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम प्राथमिकता है। उससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार। और पूरे भारत में भभुआ कैमूर का नाम रोशन होगा, उससे सारे कैमूर वासी गौरवान्वित होंगे। और कोई ऐसा योजना जो युवतियों के लिए हो? युवतियों के लिए देखिए, अभी आप चले जाइए, यहाँ पे बेलाव में एक भी बालिका विद्यालय नहीं है। ठीक, शिक्षा पे हमारा पूरा फोकस है, हमारी सरकार का पूरा फोकस है। शिक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर बिल्कुल, नीतीश सरकार एक तो चरवाहा विद्यालय खोले थे लालू यादव, और नीतीश सरकार ने स्कूल विद्यालय को भोजनालय बना दिया है।
ठीक है। वहां आइए, टीचर खाना बनवाएंगे, बच्चे खाएंगे और चले जाएंगे। जांच किसका होता है? खिचड़ी कैसा बना, खिचड़ी में ये क्वालिटी नहीं था, कभी इस चीज का जांच और कार्रवाई नहीं हुआ। वहां टीचर की क्वालिटी कैसी है, उसका भवन कैसा है, वहां स्टूडेंट कैसे कितने आते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, मार्क्स कितने आते हैं, जांच तो इसकी होनी चाहिए स्कूल में। आज जांच क्या हो रहा है देख लीजिए। ठीक है। तो शिक्षा सोच से बदलना है। भभुआ शहर में भी क्या शिक्षा का व्यवस्था है? भभुआ शहर में देख लीजिए, सरकारी शिक्षा तो बिल्कुल ही चरम मतलब बिल्कुल गिर चुकी है। ठीक है। टीचर जो हम लोग के पहले थे, टीचर से हम लोग डरते थे कि जाएंगे मार देंगे, पीट देंगे। आज टीचर डर रहे हैं स्टूडेंट से, ये दुर्भाग्य है। भभुआ में जो हमारे +2 कॉलेज बोल सकते हैं या फिर जो विद्यालय है उसमें देखा जाए तो एक जो ये जो नशा करते हैं, नशेड़ियों का एक अड्डा बन चुका है। जो जितने जैसे भभुआ हमारे शहर में है +2 हाई स्कूल, टाउन हाई स्कूल, इसमें देखिएगा तो शाम के समय में एक नशेड़ियों का हब हर जगह हर कोने में। जो सबसे बड़ा भभुआ का मुद्दा है वो ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीतता होगा कि जब आपको हत्या सुनने को नहीं मिलती है कि नहीं भभुआ में यहाँ मर्डर हो गया, वहां मर्डर हो गया, या फिर इस जगह कोई नशा में एक्सीडेंट कर गया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस आपराधिक देखिए उसका भी एक रीजन, उसका भी प्रशासन का सह है। मान लीजिए चकबंदी रोड में हमेशा आए दिन घटना आप सुनते होंगे, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है। वहां के पुलिस अधिकारी को मालूम है कि एक लड़का कट्टा लेके लहराते हुए गया। ठीक है। कट्टा लहराते हुए गया, ये सबको जानकारी हो गई। उसका मन और आगे बढ़ा कि मेरे पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कट्टा लगाए। वो सोशल मीडिया में AK-47 राजेश कुमार ठीक, वो डाला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका फिर मन और बढ़ा, फिर वो कट्टा लेके पीछे से किसी को मारा। हाँ, कट्टा नहीं मारा, पीछे से मारा, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि खबर पुलिस को जा रहा है। तो उसका और मन बढ़ गया। तो फिर क्या हुआ कि जब किसी से तकझक हुआ, वो गोली भी चला दिया। तो मतलब तो धीरे धीरे इसका स्टेप बढ़ता गया, क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं। तो अभी मतलब भभुआ में ऐसे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो इस पे आवाज उठाए या फिर प्रशासन पे दबाव बनाए कि नहीं ये सब चीजें। अरे आप चले जाइए कहीं, अरे तो उसको पकड़ के लाइए, उसका वीडियो भेजिए। प्रशासन का ये स्टेटमेंट है। हाँ। हम बता रहे हैं, हम लोग गए थे अभी, जो मर्डर हुआ था मेरे पंप पे हुआ था। हाँ। उससे पहले कितने लोग वहां लड़के आज के डेट में कट्टा लेके घूम रहे हैं, पुलिस को पकड़ा है? बता दीजिए किसका सह है? पुलिस तो बस हम और आम नागरिक क्यों बोलेगा? बता दीजिए। आम नागरिक आवाज उठा रहा है कि उसको कट्टा लिया हुआ है, उसको दूसरे दिन मार देगा, पीटेगा, उसको धमकी मिलेगा। ये तो काम पुलिस का है ना। बात नहीं हो रही, बात हो रही जनप्रतिनिधियों की। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि है कि नहीं भभुआ में कि जो आपराधिक छवि वाले लोगों पे दबाव बनाने के लिए प्रशासन पे दबाव? यहाँ पे आज के डेट में कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुना है, किसी ने भी आवाज उठाया है तो बता दीजिए। जनप्रतिनिधि हम मानते हैं कि जो जनता द्वारा चयनित किया गया है, इस कुहड़ के माध्यम से ताकत है, जिसकी आवाज सुनने का प्रशासन सुन सकता है। कोई भी उठाया हो तो बता दीजिए। लोग क्या करते हैं? देखिए आवाज उठाने की बात हुई, अच्छा ठीक है, मान लीजिए जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं या फिर जो अभी भावी प्रत्याशी, आप जैसे मान लीजिए कि आप भावी प्रत्याशी हैं या फिर कोई भी भावी प्रत्याशी है, तो वो भी एक मतलब अपने जनता में घूम रहे हैं, जनता लोग में, तो वो भी तो आवाज उठा सकते हैं। वो भी तो हम तो ये नहीं, हमारा काम है सावधान करना कि देखिए आपने जिसको चुना है वो चाहता तो यहाँ पे आपका घुस नहीं लगता, यहाँ पे अपराध नहीं होता। ये सावधान करने की जगह है कि फिर से वैसे व्यक्ति को मत चुनिए। अगर उनको लगता होगा हमको तो हमको चुनेंगे, तो दूसरे को चुनिए। हम तो वोट भी नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप सभापति का चुनाव लड़े तो उसमें आप महज कुछ वोटों से आपको हार प्राप्ति हुई, ठीक है, लेकिन जो जितने वोटर्स आपको वोट दिए उनके लिए तो आप उनके नेता थे ना। तो हैं, वो तो अभी फोन करते उनका काम करते हैं। तो उनकी समस्याओं का समाधान के लिए आप क्या करते हैं? उनका जब भी फोन आता है, तो फोन से आप फोन आया, फोन आया, किसी भी माध्यम से हमको खबर आया कि कोई ये दिक्कत है, उनकी समस्या हल करने का हमने पूरा काम किया है। अब सपोज मान लीजिए, एक चीज बता देते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हाल बताते हैं। यहाँ पे जो भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे लड़े, वो हर गांव में जाते हैं और एक आदमी को कहते हैं कि भैया कोई मरेगा तो हमको बता देना, हम आ जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, तो लगेगा कि हम बहुत सिंपैथी है, हमारे मरनी में आए थे। यहाँ पे भभुआ मोहनिया रोड है, हमेशा साल में रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा तो 250 लोग हर साल मरते हैं एक्सीडेंट से। हाँ, उससे ज्यादा ही मरते होंगे। और उस 250 लोग जब मरते हैं तो सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देता है। तो कितना हो गया? तो लगभग 12.5 करोड़ रुपए हुआ। और जनप्रतिनिधि जैसे ही कोई मरता है, वहां पे पोस्टमार्टम रूम पे खड़े हो जाते हैं कि हमारा चेहरा दिख जाए कि हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, बहुत तत्पर हैं। और इस समय जब चुनाव होता है तो उस समय ऑनलाइन बढ़ जाता है। और बता दें 12.5 करोड़। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं कहा कि ये इतना एक्सीडेंट इसी रोड पे क्यों हो रहा है, किसका रीजन क्या है।
तो उसका रीजन खोजना चाहिए कि इतने लोग का डेथ ना हो। सरकार 5 लाख रुपए की सहानुभूति तो ले लेती है, लेकिन उस व्यक्ति को, उस परिवार में जब कोई मरता है तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती पैसे से। तो कम से कम सरकार 12.5 करोड़ में सिर्फ ये कहती कि अगर यहाँ पे डिवाइडर बन जाए और थोड़ा सा अगर रोड चौड़ा कर दें, कहीं कहीं पार्किंग की व्यवस्था कहीं कर दें कि जिससे एक्सीडेंट कम होगा, तो हम कहते हैं कि जहां 250 लोग मर रहे हैं वहां 25 लोग मरेंगे। लेकिन इस पे सरकार का कोई विचार नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कहा कि जनप्रतिनिधि सदस्य अस्पताल में जाते हैं और वहां पे पोस्टमार्टम घर के पास बस वही फॉर्मेलिटी है। कभी कोई ऐसा प्रतिनिधि जो जाके वहां पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके कोई भी अपना बयान दिया हो या फिर समस्याओं को लेके कुछ कहा हो कि कौन से डॉक्टर रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, दवाई उचित दर पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस समस्याओं को लेकर तो किसी का समस्या तो कही रहे हैं, तुम सावधान कर रहे हैं कि जिसको चुने तो ठीक है, कम से कम आप वहां पे गए। अरे जब बता दीजिए, जब जनप्रतिनिधि जो चुने हुए उसका नहीं सुन रहा है तो हमारा क्या सुनेगा? तो आपके पास तो पावर है, ठीक है, आम नागरिक के पास क्या? हम एक आम नागरिक है, जैसे आप है वैसे हम है, ठीक है, आप अभी आम नागरिक नहीं, हम भी आम नागरिक की तरह नागरिक है। तो एक आम जो पावर आपको, पावर हमको भी है। आम नागरिक को पावर है कि अगर कोई सीओ घूस ले रहा है तो उससे आप लड़ाई लड़ सकते हैं, ये आपका हक है। तो आम नागरिक के तौर पे ही मतलब आपने जैसे, मतलब आपको नहीं कह रहे पर्सनली, हम जैसे जो हमारे आपने जैसे कहा कि जो लोग जाके वहां पे पोस्टमार्टम पे जाके सहानुभूति देते हैं, तो जब अस्पताल परिसर में गए हैं आप, तो अस्पताल परिसर बस एक पोस्टमार्टम ही थोड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां जाइए, जब डॉक्टर को बोलिएगा तो डॉक्टर की समस्या सुन लीजिए। यहाँ डॉक्टर आते कोई टिकता नहीं है। हम डॉक्टर से मिले कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे रहने लायक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जाइएगा। कभी पूरे डॉक्टर का जो लिस्ट है, कभी पूरे डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। तो उसको लेके तो कोई अभी तक से कुछ वैसा उसे कहा जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जब सरकार चाहेगा तब तो यहाँ डॉक्टर आएंगे। हम किससे कहेंगे? हम सिर्फ कह दें, कहने से समस्या का निदान हो जाता तो बोलिए। हम तो रोज कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। यही हम सावधान करने जा रहे हैं कि जिस सरकार को चुने उसको बदलिए। एक विकल्प आया है, हम ठीक, हम खूब बोल रहे हैं, बहुत नेता बन जाएंगे, लोग हमको चुन लेगा, नहीं चुनेगा। समस्या का निदान हम चाहते हैं, उस समस्या के निदान के लिए हम लोग आए हैं। अभी तक से जितना चर्चा हुआ हम लोग का थोड़ा भगवा नगर निगम को ही लेकर, अब थोड़ा भगवा विधानसभा के और भी जो हमारे रामपुर ब्लॉक है, भगवा विधानसभा में और सारे जो गांव है उनको लेकर चर्चा करते हैं, ठीक है। एक शिवम पांडे जी हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवा विधानसभा में अगर आप जीत जाएंगे तो कोई 5 काम आप गिनाइए जो जीतने के बाद आप सर्वप्रथम उसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये डर तो बना देंगे कि पूरा भगवा कैमूर का सारा गांव, कोई भी सरकारी काम होता है तो बिना पैसे, बिना पैरवी का नहीं होता है। अभी भी बहुत सारे लोग गांव में घूमे जहां पे पेंशन नहीं मिला है, तो ये काम तो जरूर करेंगे कि बिना घूस कमीशन का सारे गांव के गरीब व्यक्तियों से लेके मिडिल क्लास से लेके अमीर व्यक्तियों का कोई भी सरकारी काम होगा बिना पैसे का होगा। दूसरा, इसको पर्यटन के हिसाब से इतना बड़ा स्कोप देंगे कि यहाँ रोजगार का अवसर होगा और भारत के पटल पे कैमूर का नाम रोशन होगा, जिससे रोजगार भी सृजन होगा। यहाँ के किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था देंगे कि यहाँ के किसान खेती के साथ साथ अपने खेती के साथ व्यापार भी कर सके, ऐसी व्यवस्था देंगे। शिक्षा की गुणवत्ता पे बिल्कुल ध्यान देंगे कि शिक्षा की वैसा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो और हमारा हर बच्चा एक पढ़ लिख ले और सही और समाज का, जब 18 साल का हो तो सही व्यक्ति का चुनाव कर सके। नगर परिषद चेयरमैन होते हुए आपके पास कितना पावर रहता है कि आप नगर के मतलब कौन कौन सी ऐसी काम कर सकते हैं जिससे व्यवस्था सुदृढ़ हो? कितना पावर रहता है नगर परिषद चेयरमैन के पास? देखिए, नगर परिषद के पास बहुत पावर है जी। जब हम पहली बार आए थे कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन 2 साल में था कि नगर का सौंदर्यीकरण कैसे करना है, यहाँ व्यवस्थाएं कैसे ठीक करनी है। सबसे पहले तो जब नगर परिषद हम गए थे तो नगर परिषद का बिल्डिंग ही गिरा पड़ा था, फटा था, एकदम बिल्कुल अव्यवस्थित था। तो पहले तो जहां हम रह रहे हैं पहले वो तो सुंदर होना चाहिए। तो नगर परिषद का भवन को सुंदर करवाया। फिर जहां जहां गंदगी थी डोर टू डोर कूड़े का उठाव करवाया, रात्रि में सफाई की व्यवस्था करवाई, हर गली में कहीं रोशनी नहीं था रोशनी लगवाया था। ऐसे बहुत सारे काम अभी करने लायक हैं जिससे नगर का जो ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ है इसको भी सुदृढ़ किया जा सकता है। हमें ये अभी जो कह रहे हैं सब्जी मंडी के लिए उसको सुदृढ़ किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे काम है जो नगर पालिका कर सकता है। कूड़े की जो व्यवस्था अभी आप हर बॉर्डर पे चले जाइए, भभुआ नगर पालिका के हर बॉर्डर पर कूड़ा का गिराव हो रहा है जिससे आम नागरिक त्रस्त है। उसके लिए भी हमने एक मशीन अभी देखिएगा रखा होगा नगर पालिका में। उसके कूड़ा को खाद बनाने की व्यवस्था भी हम करवा रहे थे। अब चले जाइएगा वार्ड नंबर 5 में ये एक्सचेंज ऑफिस के सामने बनवाए थे, आज वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है। तो इस सरकार से तो उम्मीद कम है जो नगर पालिका में भी है। तो नहीं, मतलब नगर परिषद बस यही 4-5 मुद्दा है हमेशा रहती है कि सौंदर्यीकरण का किया जाए, रोड नाली गली बनवाया जाए या फिर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारा जाए, नगर में व्यवस्था सुधारा। देखिए, नगर अलग से मुद्दा है जो नगर परिषद चेयरमैन हर विभाग अलग बताए। जैसे कि आप
यहाँ पे चलाइए, बीडीओ काम अलग है, सीओ काम अलग है, हाँ। वो विधायक देख रहे हैं, सांसद का अलग है, थाना अलग है, बिजली विभाग अलग है, सबका अलग यहाँ बटा हुआ है। तो नगर पालिका का सबसे बड़ा है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, आम नागरिक को चलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था। पे लाइट वगैरह तो लग जाता ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब एक कोई क्लॉक टावर जैसे हो गया, कोई छोटा छोटा पत्थर लगाया वाटरफॉल जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सौंदर्यीकरण ये सब भी कर सकते हैं, वाटर फॉल बना सकते हैं, चौराहे का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं। और अभी तक ये सब मतलब क्यों नहीं हुआ भगवान? तब तो ये आपका कार्यकाल भी तो 4 साल तक का रहा। मेरा 2 साल था पहला, आप देख लीजिए 2 साल में हमने क्या क्या किया। फिर आगे के 2 साल काफी आपका कार्यकाल रहा। फिर 1 साल मिला था, 8 नहीं, फिर उसके बाद हमें 9 महीना से 10 महीना मिला था, जिसमें से 6 महीने पहले आचार संहिता में काम बंद हो जाता है। तो हमें काम करने का सिर्फ 3 से 4 महीना मिला था, बाकी 6 महीने सिर्फ हम पद पे थे, लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं किया सकता था। उस समय आपने कोई कार्य नहीं किया? उस समय कब, जैसे कि अभी तक से मतलब मैंने जब तक से सुना तब तक से यही समस्या रहा नली गली का, वो समस्या आज भी है और वो चीज अभी भी कि मतलब कि सौंदर्यीकरण चाहिए या फिर नली गली का सफाया चाहिए या फिर जो जल जमाव की समस्या दिखती जा रही है, बस उस पर वार्तालाप आपको हम पहले ही बता दिए कि जो रोड जो नाला 100 रुपए में बनना है उसको सरकार कहती है कि आप 30 रुपए में बनाइए, तो समस्या तो सरकार से ही गलत है। जो 100 रुपए का नाला उसको 102 रुपए में बनना चाहिए। तो यानी कि मतलब कि हमारे अब तो हम इसका मतलब ये कि हम चयन ही ना करें किसी को, फिर नगर परिषद को चयन ना करें या फिर किसी को, सबको कह सकते हैं कि नगर परिषद कुछ नहीं करे, जो गड़बड़ी वो सरकार की तरफ से है। ये मौका है 2025 में कि आप सब सरकार को देख लिए, नगर पालिका को देख लीजिए, एक बार सरकार बदलिएगा सब कुछ बदल जाएगा। हम चाहते हैं कि पीएम सीएम डीएम अगर 3 लोग चाह जाएंगे तो हर व्यवस्था और बिहार टॉप 10 में आ जाएगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान के जो चेयरमैन है वो इस चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल कर पा रहे हैं। जो व्यवस्था थी वर्तमान चेयरमैन पूछ लीजिए, जहां पे हम ये कूड़े का उठाव करके वहां पे कचरा से खाद बनाते थे, वो व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अभी आप चले जाइए राजेंद्र सरोवर में, वहां लोग टहलने जाते हैं, वहां गंदगी का अंबार है, और जहां पे हम बोट चलवाते थे वहां क्रिकेट खेला जा रहा है। हर गली में लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, जो व्यवस्था वो वही नहीं संभाल पा रहे हैं और चले गए हैं विधायक सभा का चुनाव लड़ने। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये समस्या जो है वो सरकार की समस्या है, ये जो उसके जो साथ में पदाधिकारी लोग हैं उनका समस्या है कि वो लोग फंड जो 5 लाख में गली बनवाए हैं, फिर 10 लाख में जो कह रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो प्रत्याशी खराब है या फिर ये भाई हम तो कह ही रहे हैं कि प्रत्याशी हम थे तो हमने बोर्ड चलवाया था। हाँ। तो कम से कम उसको तो मेंटेन कर देते हैं आप, वहां पे आप क्रिकेट खिलवा रहे हैं। ठीक है, उनका मान लीजिए कि जैसे कि उनका कुछ और विजन होगा उस चीज को लेकर, तो पूछिए उनसे विजन क्या है। ठीक है, भाई प्रतिनिधि हैं, उनका विजन क्या है कि जहां पे हम बोट चलवा रहे हैं, जो राजेंद्र सरोवर वहां पे क्रिकेट खिलवाएं। और वैसे व्यक्ति के वैसे मानसिकता के लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वैसे मानसिकता के लोग जहां बॉर्डर पे कूड़ा गिर रहा है और जहां पे हम कूड़ा से खाद बनवा रहे थे उसको ध्वस्त कर दिए और विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले जो पद मिला हुआ उसमें आपने क्या क्या सुदृढ़ किया, जो पुरानी व्यवस्था की उसको कितना सुदृढ़ किया, आप उसी व्यवस्था को तो हम ध्वस्त कर दिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप सभापति के तौर पे जिला में सौंदर्यीकरण को लेकर अच्छे काम कर लिए। हाँ। अब एक बार विधानसभा का आप भी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, तो विधानसभा को भी उस तरीके से सफल बनाने के लिए बिल्कुल पूरा कोशिश करेंगे कि विधानसभा हमारा कैमूर, हमारा भभुआ पूरे बिहार में सबसे टॉप पे हो। और ये गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे पास जो व्यवस्था है, जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के तहत कैमूर का भभुआ सबसे टॉप पर होगा, बिहार में टॉप पे होगा। और भारत से लोग आप देख लीजिएगा, यहाँ विदेश से भी लोग दर्शन करने आएंगे और यहाँ की पर्यटन व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए लोगों को बुलाएंगे, ये गारंटी के साथ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए हमारे चुनावी गुफ्तगू के इस मंच पे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सभी की टीम को, कि भभुआ के आने वाले चुनाव में जो समस्याएं थी उसको पटल पे रखा, जनता के सामने रखा, और जनता उस माध्यम से सही और गलत का चुनाव करते हुए सही व्यक्ति का चुनाव करेगी। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।